नमस्कार। रूस यूक्रेन युद्ध अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा है। एक ऐसी घटना हुई है जिसने सच कहूं तो पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। यूक्रेन ने रूस पर एक ऐसा इल्जाम लगाया है जिसे रूस ने न सिर्फ माना है बल्कि एक तरह से दुनिया को चुनौती भी दी है। तो आखिर हुआ क्या है? चलिए इस खतरनाक डेवलपमेंट को जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले ये नया टेंशन है क्या, फिर समझेंगे कि रूस ने ये जवाबी कार्रवाई की क्यों, इसके बाद नेटो के लिए इसमें क्या संदेश छिपा है, और आखिर में देखेंगे कि इसका हम पर और पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त सबके दिमाग में है वो यही है कि क्या ये युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुका है? क्योंकि हाल की घटनाओं को देखकर तो सच में यही लग रहा है कि हालात अब हाथ से निकलते जा रहे हैं। और इस पूरे टेंशन की वजह है ये, रूस ने सिर्फ एक मिसाइल नहीं दागी है बल्कि एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है जो न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। और दागी भी कहाँ, नेटो सदस्य देश पोलैंड के बॉर्डर से बस कुछ ही किलोमीटर दूर। ये कोई मामूली बात नहीं है। अब जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ है वो खुद में एक बहुत बड़ी चीज है। इसका नाम है ओरेशनिक सिस्टम। ये मैक 10 की रफ्तार से उड़ती है, मतलब आवाज की स्पीड से 10 गुना तेज। जरा सोचिए, इतनी स्पीड कि दिल्ली से मुंबई का सफर बस कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाए। दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। ये लगभग नामुमकिन है। और सबसे खतरनाक बात, ये पारंपरिक और न्यूक्लियर दोनों तरह के हथियार ले जा सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि रूस ने इतना बड़ा और खतरनाक कदम उठाया क्यों? चलिए उन घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं जिनकी वजह से ये सब हुआ। देखिए, रूस का कहना है कि ये हमला अचानक नहीं हुआ बल्कि ये एक जवाबी कार्रवाई थी। इस स्लाइड पर आप घटनाओं का क्रम देख सकते हैं। पहले अमेरिका ने एक रूसी तेल टैंकर को कब्जे में लिया, फिर क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला हुआ और उसके जवाब में रूस ने ये मिसाइल दागी। तो पहली चिंगारी थी एक ऑयल टैंकर। अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक में एक रूसी झंडे वाले टैंकर को जब्त कर लिया। रूस ने इसे खुली पायरेसी मतलब समुद्री डकैती कहा और एक सीधा चैलेंज माना, जबकि अमेरिका का कहना था कि ये तो वेनेजुएला का जहाज था जिस पर पहले से ही पाबंदियां लगी हुई हैं। और यहीं पर मामला और भी उलझ जाता है। दोनों देशों की कहानियां एकदम अलग हैं। अमेरिका के हिसाब से जहाज का नाम बेलाविन था और वो वेनेजुएला का था। वहीं रूस का कहना है कि नहीं, जहाज का नाम मेरिनेरा था और वो उनका रजिस्टर्ड जहाज था। ये बिल्कुल वही ही सेड शी सेड वाली सिचुएशन बन गई है। और इसके बाद हुई दूसरी घटना जो शायद और भी सीरियस थी। सीधे क्रेमलिन पर यानी राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर ड्रोन से हमला। रूस के लिए ये एक रेड लाइन क्रॉस करने जैसा था, एक ऐसी हरकत जिससे वो नजरअंदाज कर ही नहीं सकते थे। इसके बाद रूसी अधिकारियों का जवाब बिल्कुल साफ था। उनका संदेश कुछ ऐसा था जैसा इस स्लाइड पर लिखा है। आप हमारे राष्ट्रपति के घर पर हमला करेंगे और सोचेंगे कि हम चुप बैठे रहेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। इससे ये एकदम क्लियर हो गया था कि एक बड़ा जवाब आने वाला है। लेकिन ये हमला सिर्फ एक बदला नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरा स्ट्रेटेजिक मैसेज छिपा था, और ये मैसेज यूक्रेन से ज्यादा नेटो के लिए था। इस पूरे हमले में क्या से ज्यादा जरूरी है कहाँ। हमला हुआ लिविव शहर पर जो नेटो मेंबर पोलैंड के बॉर्डर से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक सीधा संदेश था कि देखो, जंग अब तुम्हारे दरवाजे तक आ पहुंची है। अब अगर हम रूस के दोनों हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों की तुलना करें तो उनकी स्ट्रैटेजी में एक साफ बदलाव दिखता है। पहला हमला यूक्रेन की फैक्ट्री पर था जिसका मकसद था उनकी सैन्य ताकत को कमजोर करना। लेकिन ये दूसरा हमला, ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज था जिसका निशाना अमेरिका और नेटो थे। और देखिए, जब भी दो सुपर पावर इस तरह टकराती हैं तो उसका असर सिर्फ उन दो देशों तक नहीं रहता, उसकी लहरें पूरी दुनिया महसूस करती है। इसके फौरी नतीजे तो हमें दिखने भी लगे हैं। पोलैंड ने खतरे की घंटी बजा दी है। अब इस युद्ध को नेटो के लिए एक सीधा खतरा माना जा रहा है। और जब भी ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो सोने के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि लोग उसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। साथ ही सप्लाई में रुकावट के डर से तेल के दाम आसमान छू सकते हैं, जिसका सीधा असर भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा जो अपना ज्यादातर तेल बाहर से मंगाती हैं। तो इस सबका निचोड़ ये है कि इस लड़ाई का दायरा अब बढ़ रहा है। ये अब सिर्फ यूक्रेन की जंग नहीं रही,
इसके आर्थिक नतीजे, चाहे वो महंगे तेल के रूप में हो या ग्लोबल अस्थिरता, हम सबको महसूस होंगे। और यही चीज़ हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है जिसका सामना आज पूरी दुनिया कर रही है। ये जो बदले का चक्र शुरू हो गया है, क्या इसमें रूस और नेटो के बीच एक सीधे टकराव को रोका जा सकता है, या फिर हम एक ऐसे संघर्ष के मुहाने पर खड़े हैं जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा? जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, और शायद यही सबसे डरावनी बात है।